प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हमारे चैनल पर हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है और इसी के तहत हम महानायक, भारत के महानायक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जिसके तहत मैं भारत के तमाम महानायकों के बारे में आपको बता रहा हूं। निश्चय ही यह जो लेक्चर है हमारा है वो इंटरटेनिंग नहीं है जैसे कि आपके आनंद के लिए, बल्कि यह लेक्चर सूचनात्मक है, प्रतियोगितात्मक है। मतलब आपके प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे भारत की कोई भी परीक्षा हो, सबके लिए पूर्ण रूप से उपयोगी है। इसमें जो आपको स्तरीय ज्ञान दिया जा रहा है उसके तहत आप भारत की कोई भी परीक्षा किसी भी स्तर पे बहुत ही ज्ञान के साथ आप दे सकते हैं। ठीक है ना? तो इंटरटेनिंग लेक्चर के रूप में ना देकर मैं आपको सूचनात्मक और तथ्यात्मक लेक्चर आपको दे रहा हूं, जिससे निश्चय ही आपके ज्ञान में बड़ी अच्छी खासी वृद्धि होगी। भारत के महानायक मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पिछले लेक्चर में मैंने मां भारती के एक महान सुपुत्र महाराणा प्रताप के बारे में बताया था। आज भी हम मां भारती के एक महासुपुत्र, महापुत्र और महावीर शासक, महावीर व्यक्ति शिवाजी के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आज का लेक्चर हमारा भारत के महानायक में किस पर होगा? शिवाजी राजे भोसले। शिवाजी भारत के इतिहास के मध्यकाल के वो महानायक हैं जो केवल अपने वीरता से ही नहीं बल्कि अपने चारित्रिक गुणों के कारण भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम खुदा गए। मध्यकाल में भारत के दो महानायक बार बार याद किए जाते हैं, एक महाराणा प्रताप और दूसरे शिवाजी। शिवाजी भारत के इतिहास के वे महानायक थे जिन्होंने उसी प्रकार मुगलों से संघर्ष किया जिस प्रकार महाप्रताप ने किया था। यह नहीं कहा जा सकता कि महाप्रताप के समक्ष अगर अकबर था तो कोई साधारण योद्धा शिवाजी के विरुद्ध था, अपितु शिवाजी के विरुद्ध भी उस समय का सबसे शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब था। ठीक है? औरंगजेब ने अकबर से ज्यादा भूमि भारत में जीता था, अपितु पहली बार अगर मुगलों का पूरे भारत पर कब्जा हुआ तो वो अकबर के काल में नहीं हुआ था, अपितु औरंगजेब के काल में हुआ था। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। और औरंगजेब के नाक के नीचे रहकर एक छत्रपति की उपाधि धारण करना और स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाना निश्चय ही एक पूरे भारत के लिए एक क्रांतिकारी घटना थी और यह एकमात्र शिवाजी ही कर सकते थे। कहा जाता है कि शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। बहुत लोगों ने इस पे विवाद भी किया है, हम विवाद पे नहीं जाना चाहेंगे। देखिए, एक सिविल सेवा के अभ्यर्थी को, एक सिविल सेवा के विद्यार्थी को और शिक्षक दोनों को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, इन सब से निष्पक्ष होकर पढ़ाना चाहिए। देखिए, हम ना ही तटस्थ हैं और ना ही उदासीन हैं, हमको निष्पक्ष रह के पढ़ाना है। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे व्यक्ति को तटस्थ भी नहीं होना चाहिए और ना ही उसे उदासीन होना चाहिए, ना ही उसको घृणा करना चाहिए, अपितु उसे निष्पक्ष होना चाहिए। हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम केवल सत्य की ओर हैं, राष्ट्र की ओर हैं। जो राष्ट्र का है वो हमारा है, जो राष्ट्र का नहीं है वो सबसे पहले मेरा नहीं है। ठीक है ना? किसी भी राष्ट्र विरोधी तत्व के हम हमेशा विरुद्ध हैं, जड़ से विरुद्ध हैं, जीवन के अंतिम चरण तक हम विरुद्ध हैं। इसलिए जब हम किसी राष्ट्र नायकों के बारे में आपको बता रहे हो तो वो किसी धर्म, जाति, क्षेत्र के अंतर्गत उसे लेना ही नहीं चाहिए। ये वे सारे तथ्य आपको बताए जा रहे हैं जो आपके लिए परीक्षा उन्मुख हैं, परीक्षा उपयोगी हैं और निश्चय ही भारत के किसी स्तर की परीक्षा पर विजय प्राप्त कराने के लिए पूर्ण सक्षम है। शिवाजी के बारे में यह बताया जाता है कि 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ और शिवाजी के पिताजी
शाहजी भोसले अपनी दूसरी पत्नी के तुकाबाई के साथ वो अपनी रहने लगे और कहा जाता है कि शिवाजी को उनकी माता जीजाबाई के साथ उन्होंने पूना की जागीर प्रदान की। यानी शिवाजी को बचपन में अपने पिता से पूना की जागीर मिली, ठीक है ना, 1639 में 1639, ठीक है ना, 1639 में शिवाजी को अपने पिता शाहजी भोसले से पूना की जागीर मिली और यही शिवाजी की कर्म स्थली बनी। पूना की जागीर के एक छोटे से जागीरदार के रूप में शिवाजी ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया, लेकिन निश्चय ही शिवाजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, एक महत्वाकांक्षी योद्धा थे। इसीलिए एक छोटी सी जागीर को लेकर वो अपना जीवन नहीं गुजार सकते थे और निश्चय ही उनकी माता जीजाबाई उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में एक स्वतंत्र छत्रपति राज्य, जिसको वो स्वराज्य भी कहते थे, की स्थापना के लिए बार बार उन्हें उद्वेलित करती थी। भारत के इतिहास में अगर कभी भी मां के द्वारा किसी महानायक के पैदा होने की कथा सुनाई जाएगी तो निश्चय ही सर्वोच्च रूप में माता जीजाबाई का नाम आएगा। वैसे तो सभी पुत्रों के निर्माण में, सभी संतानों के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान निश्चय ही मां का ही होता है। जननी और जन्मभूमि दोनों ही किसी भी व्यक्ति के लिए ईश्वर से बढ़कर होते हैं। तो निश्चय ही अगर शिवाजी के निर्माण में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान था तो उनकी माता जीजाबाई का था। निश्चय ही अपने मां से वीरोचित गुण प्राप्त करके शिवाजी ने अपना राजनीतिक अभियान प्रारंभ किया, अपना विजय अभियान प्रारंभ किया। 1646 में जब शिवाजी मात्र कुछ वर्ष के थे, उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से तोरड़ा का किला शुरू कर दी, जीत लिया। तोरड़ा का किला उस जमाने में आश्चर्य था कि कुछ मवालियों को लेकर एक युवा बीजापुर सुल्तान को चैलेंज दे सकता है और उससे तोरड़ा का किला छीन लिया। तोरड़ा का किला शिवाजी के विजय अभियान का मात्र एक प्रतीक था। इसके बाद तो शिवाजी ने बिल्कुल विजय की झड़ी लगा दी। तोरड़ा, रायगढ़, पुरंदर, जावली, बहुत सारे किलों को लगातार वो जीतते चले गए और समय तो वह आया कि बीजापुर सुल्तान को डर पैदा हो गया। उसे लगने लगा कि अब शिवाजी को रोकना निश्चित है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो निश्चय ही शिवाजी एक न एक दिन हमारी सत्ता को समाप्त कर देंगे। कहा जाता है कि आदिल शाह ने बहुत सारे अपने योद्धाओं को शिवाजी के विरुद्ध जाने के लिए भेजा, लेकिन कोई बहुत तैयार हो नहीं रहा था। लेकिन उस समय आदिल शाह के बीजापुर के सुल्तान के सबसे शक्तिशाली जो योद्धा था अफजल खां, वह तैयार हुआ। अफजल खां अपनी क्रूरता और नृशंसता के लिए पूरे बीजापुर सल्तनत में नामी था। उस समय कहा जाता है कि उसने शिवाजी को दंड देने के, शिवाजी को मारने के लिए वह स्वयं आगे आया। लेकिन शिवाजी के चतुरता, शिवाजी के बुद्धिमत्ता से पूरा बीजापुर परिचित था। इसीलिए कहा यह जाता और शायद एक अफवाह यह भी फैल गई थी कि अफजल खां जो शिवाजी से के विरुद्ध जा रहा है वो इस युद्ध में मारा जाएगा। और यहां तक कि अफजल खां भले ही जो अपने आप को बहुत वीर बन रहा था, वो स्वयं डर गया। हद तो तब हो गई कि जब अफजल खां शिवाजी के अभियान के लिए जाने लगा, शिवाजी को दंडित करने के अभियान के लिए जाने लगा, तो कथा तो यह बताती है
कि वह अपने 63 पत्नियों की हत्या करके वह शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि यदि मैं इस अभियान में मारा जाऊंगा तो कहीं हमारी पत्नियां किसी और के हाथ में ना लग जाए। इसलिए 63 पत्नियों का कब्र आज भी बीजापुर मौजूद है, कि कोई भी देख सकता है जाकर। यानी इस अभियान के पहले ही उसे अभियान की असफलता का भान हो गया था। भले ही वो अपने आप को बहुत प्रबल योद्धा, कहा जाता है कि अफजल खां यह इसके लिए नामी था कि वो किसी को भी अपने बाहों में दबाकर मार देता था। निश्चय 7 फुट का प्रबल शक्तिशाली योद्धा था। जब शिवाजी तय हुआ कि रायगढ़ से कुछ दूरी पर दोनों का मुलाकात, पार नामक स्थान पर दोनों का मुलाकात होगा, तो शिवाजी बड़े चिंतित थे कि चूंकि वो अपने बाहों में किसी को भी दबाकर मार देता है, आखिर कैसे इसके विरुद्ध लड़ा जाएगा। ये और सब किसी को उसके साथ पहुंचना भी नहीं, सेना भी नहीं जाएगी। वो एक बहुत बड़ी, एक कहा तो जाता है 1 लाख की सेना लेकर वो चला था शिवाजी का दमन करने के लिए। शिवाजी ने बुद्धि लगाया, उन्होंने कहा भाई हम मिलेंगे कुटिया में, 2 अंगरक्षक उसके, 2 अंगरक्षक हमारे, लेकिन कोई अस्त्र शस्त्र कोई लेकर नहीं आएगा। खैर अफजल खां तो आनंद में था, उसके पास तो इतनी बाहुबल था कि शिवाजी बहुत ज्यादा तो मतलब उतने लंबे चौड़े तो नहीं थे, युवा भी थे। तो एक व्यक्ति जो पूरा वरिष्ठ हो, ताकतवर हो, शिवाजी निश्चय शिवाजी के शौर्य और पराक्रम वीरता के आगे अफजल खां तो नहीं बैठता, लेकिन शारीरिक रूप से तो मजबूत दिख ही रहा था। शिवाजी को निश्चय ही अपने मां और लोगों से प्रेरणा मिला कि हाथ में बगनखा पहन के जाया जाए। यही कारण है कि शिवाजी ने अपने हाथ में बगनखा पहना। कहा जाता है कि जैसे उस कुटिया में दोनों की मुलाकात हुई, तुरंत अफजल खां ने अपने नेचर के अनुसार उसने शिवाजी को अपने बाह में जकड़ लिया और मारने का प्रयत्न किया। लेकिन शिवाजी भी कम चतुर नहीं थे, उन्होंने तुरंत बगनखा निकाला और उस बगनखे से अफजल खां का आंत फाड़ दिया। और जैसे ही उसकी सेना ने सुना कि अफजल खां मारा गया, पूरी सेना भाग खड़ी हुई। और इस युद्ध में शिवाजी को इस अभियान में आश्चर्यजनक सफलता मिली। अफजल खां का मारा जाना बीजापुर सुल्तान के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। उसके बाद अफजल खां ने सिद्दी मौला का बोझा, उसका भी यही अंत हुआ। कहा जाता है कि बीजापुर सुल्तान ने इसके बाद जितने भी अभियान भेजे, सब में बीजापुर को शिवाजी के विरुद्ध असफलता का सामना करना पड़ा। उसी समय बीजापुर का औरंगजेब के साथ, क्योंकि पूरे भारत का सम्राट तो उस समय औरंगजेब था, लेकिन इस समय शिवाजी का डायरेक्ट सामना तो बीजापुर के विरुद्ध, इसलिए बीजापुर से युद्ध चल रहा था। लेकिन जैसे ही बीजापुर से औरंगजेब की संधि हो गई, अब जो अकबर शिवाजी थे वो किसके समक्ष आ गए? औरंगजेब के। क्योंकि अब शिवाजी को हटाने का जो जिम्मेदारी था वो किसके हाथ में आ गया? औरंगजेब के हाथ में आ गया। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा। 1659 में तो अफजल खां वाली घटना हुई, और 1663 में उसने तो अफजल खां तो मारा गया, लेकिन 1663 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां एक विशाल सेना लेकर पूना के लाल महल में टिका रहा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि शाइस्ता खां भले ही औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहा था, लेकिन शिवाजी के शौर्य और पराक्रम से इतना डरा हुआ था कि कई महीनों तक वो महल में ठहरा लगा, लेकिन उसका शिवाजी पर आक्रमण करने का हिम्मत ही नहीं हुआ। वो शिवाजी पर आक्रमण के लिए तत्पर ही नहीं हो सका। एक रात स्वयं शिवाजी ने आक्रमण कर दिया, और अचानक आक्रमण से शाइस्ता खां के सेना में खलबली मच गई। शाइस्ता खां का लड़का इसमें मारा गया, और शाइस्ता खां स्वयं जान बचाकर वहां से भागा, और उसको अपने एक उंगली को गंवाना पड़ा। इस प्रकार से शिवाजी ने अपने इस अभियान में औरंगजेब के प्रतिनिधि को ही परास्त किया। निश्चय ही शिवाजी भारत के उन योद्धाओं में थे जो कभी बहुत कम हार का सामना किया। हालांकि कहा जाता है कि बाद में जय सिंह को
औरंगजेब ने भेजा। जय सिंह अपने चालाकी और रणनीति से शिवाजी की राजधानी को घेर लिया। बाद में दोनों के बीच पुरंदर की संधि हुई। तय हुआ कि शिवाजी आगरा आकर औरंगजेब से मिलेंगे। 1666 में आगरा पहुंचे शिवाजी औरंगजेब से मिलने, लेकिन शिवाजी जैसे ही औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हुए, औरंगजेब ने समुचित व्यवहार उनके साथ नहीं किया। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस औरंगजेब के समक्ष भारत के बड़े बड़े राजा हाथ में हाथ जोड़कर सर झुकाए खड़े रहते थे, उसी औरंगजेब को भरी सभा में शिवाजी ने विश्वासघाती धोखेबाज कह दिया। निश्चय ही यह पराक्रम और शौर्य शिवाजी के अंदर ही हो सकता था, भारत के और किसी भी शासक में ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन चूंकि औरंगजेब ने जय सिंह को और राम सिंह को वचन दे रखा था, इसीलिए शिवाजी को कैद कर लिया गया और माना जाता कि वहीं से मिठाइयों के टोकरे में शिवाजी आगरा से भाग गए, मतलब औरंगजेब के कैद से भाग गए। इसके बाद 1674 में और औरंगजेब के कैद से निकलने के बाद जब वो पुनः अपने राज्य में पहुंचे, पहुंचे, तो 1670 से लेकर 1674 के बीच औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध कई अभियान भेजे सीधे, क्योंकि ये वह समय था कि शिवाजी जब आगरा से पुनः औरंगजेब के कैद से वापस आए, तो उन्होंने कई साल तक एक बड़ी तैयारी की। मतलब उन्होंने औरंगजेब को डिस्टर्ब नहीं किया, बीच में संधि भी एक हो गई, लेकिन उन्होंने औरंगजेब को डिस्टर्ब नहीं किया। इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया कि अगर औरंगजेब से लोहा लेना है तो एक बड़ी सेना खड़ी करनी होगी। लगभग कई सालों तक शिवाजी ने एक बड़ी तैयारी की, एक विशाल सेना एकत्र किया और 1670 में पुनः उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध अभियान किया और पुरंदर के संधि का उल्लंघन किया। कहा जाता है कि 1670 से 74 के बीच औरंगजेब ने कई अभियान भेजे और इन सब अभियानों में औरंगजेब को बार बार पराजय का सामना करना पड़ा। आप अंदाजा लगाए, एक छोटे से राज्य का राजा और भारत के सम्राट उससे बार बार हार रहा है। 1670 से 1672 का सालेहर का युद्ध बड़ा नामी है। इस सालेहर के युद्ध में शिवाजी की सेना ने बिल्कुल फ्रंट से मुगल सेना को परास्त किया, यानी औरंगजेब को परास्त किया और 74 तक औरंगजेब के कई सैन्य अभियानों को बार बार हराने के बाद 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किया और उपाधि धारण की छत्रपति। औरंगजेब के नाक के नीचे कोई व्यक्ति स्वतंत्र शासक बन जाए, शायद यह भारत के इतिहास का एक आश्चर्यजनक तथ्य था और औरंगजेब इसको बहुत ही शिद्दत से देख भी रहा था। बहुत लोग शिवाजी को एक हिंदू नायक के रूप में देखते हैं, बहुत लोग शिवाजी को एक ऐसा योद्धा देखते हैं जो मुसलमानों से लड़ रहा था, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं मालूम कि शिवाजी के सेना में बड़ी संख्या में मुसलमान थे। कब कुछ लोग कहते 1/3 मुसलमान थे, कितना सही ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में मुसलमान थे और दरिया सारंग जैसे बड़े नायक, सेना नायक शिवाजी के ही अंडर में थे। शिवाजी ने उन्हें जागीरें दी थी और बड़े बड़े पद भी दिए थे मुसलमानों को। और आपको जान के आश्चर्य होगा, उस मध्यकाल के सैन्य अभियान में जहां नैतिकता को ताक पर रखा जाता था, वहां शिवाजी एक ऐसे नायक थे। मैंने बताया कि ये लोग केवल अपने शौर्य और पराक्रम से नामी नहीं है, अभी तो अपने नैतिक गुणों से नामी है। अभी मैं सारी चीज आपको बता रहा हूं। उस मध्यकालीन युद्ध में जहां नैतिकता का किंचित मात्र ध्यान नहीं रखा जाता था, उस
मध्यकालीन वातावरण में शिवाजी का अपने सैनिकों को, अपने अधिकारियों को सख्त आदेश था कि कहीं भी जाएं, मस्जिद को नुकसान न पहुंचाएं, कुरान का अपमान न करें और महिलाओं, स्त्रियों, बच्चों के विरुद्ध तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। कल्याण अभियान के दौरान उस समय मुल्ला नवायत जो वहां का राज्यपाल था, गवर्नर था, उसकी बहू अपने सुंदरता के लिए बहुत नामी थी। कहा जाता है उस अभियान के दौरान जब उसकी बहू और उसके साथ महिलाओं का एक पूरा टोली शिवाजी के पकड़ में आया तो शिवाजी के सारे अधिकारी शिवाजी को उन्होंने पेश किया। शिवाजी देख के दंग रह गए और कहा कि इन महिलाओं को ससम्मान इनके घर पहुंचा दिया जाए, पूरे इज्जत से। उस मध्यकालीन वातावरण में केवल और केवल अगर कोई कर सकता था यह काम तो शिवाजी, जिस समय महिलाओं के इज्जत को कुछ समझा ही नहीं जाता था। महिला बस तुर्क आक्रमणकारी महिलाओं के चक्कर में ही रहते थे। उस वातावरण में शिवाजी ने ऐसे एक पूरी महिलाओं के फौज को पुनः वापस उनके घर सुरक्षित कर भेज दिया। जो लोग शिवाजी पर कुछ लोगों ने शिवाजी को लुटेरा कहा है, कुछ लोगों ने डाकुओं का गिरोह कहा है, बहुत सारे इतिहासकारों ने शिवाजी को कहा है, लेकिन उनको कुछ लोगों ने पहाड़ी चूहा, औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा कहा है, लेकिन और कुछ लोगों ने बताया कि शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। लेकिन उन लोगों को ध्यान जरूर देना चाहिए कि क्या इस लूट के दौरान शिवाजी ने आम आदमी को लूटा? क्या शिवाजी ने गरीब लोगों को लूटा? क्या उनके घर उजाड़े? शिवाजी का केंद्र वे मुगल व्यापारी थे जिनके धन से मुगलों की सत्ता मजबूत हो रही थी। यही कारण है कि शिवाजी उन मुगल व्यापारियों, सूरत के मुगल व्यापारियों को 2 बार लूटा, या आप कह लीजिए 2 बार उनको दंडित किया, या 2 बार उनसे चौथ वसूला। ठीक है ना? वैसे किसी भी कीमत पर डकैती को, लूट को, चोरी को कभी भी सत्य साबित नहीं किया जा सकता है। चाहे वो शिवाजी हो या कोई हो, किसी के बारे में सत्य साबित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह जरूर देखना चाहिए कि क्या इससे किसको हानि पहुंच रही है। ऐसे अरबपति व्यापारी जो किसी विदेशी सत्ता को भारत में मजबूत कर रहे हों, तो उन्हीं को कमजोर बनाने का शिवाजी का एक प्रयत्न था। ठीक है, लेकिन इसमें किसी आम जन को, किसी गरीब जन को कहीं भी चोट नहीं पहुंचाई गई, और अगर पहुंचाया भी गया होगा तो निश्चय ही इसका आदेश शिवाजी ने बिल्कुल नहीं दिया था। मैंने पहले आपको बताया कि निश्चय ही शिवाजी एक ऐसे योद्धा के रूप हमारे समक्ष आते हैं कि जिन्होंने केवल अपने वीरोचित गुण का ही उपयोग नहीं किया, बल्कि अपने नैतिक गुणों का भी उपयोग किया। भारत के इतिहास के एक ऐसे शक्तिशाली पुरोधा जिसने अपने अतुलित पराक्रम, अपने नैतिक गुण, अपने स्वाभिमान, अपने शौर्य, अपने पराक्रम से अपने समक्ष आने वाले सभी योद्धाओं को बार बार पराजित किया और बार बार प्रभावित किया। उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब को शिवाजी के समक्ष बार बार पराजय का सामना करना पड़ा, और यहां तक कि स्वतंत्र शासक की हैसियत से उनको स्वीकार भी करना पड़ा, तभी तो छत्रपति की उपाधि धारण कर सके। कहा जाता है कि शिवाजी ने अपने प्रशासन के संचालन के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह बनाया जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, और एक ऐसे शासन की स्थापना की जहां सुख, शांति, ऐश्वर्य सभी लोगों में विद्वान था। बार बार मैंने लोगों से यह भी सुना है कि शिवाजी एक ऐसे योद्धा, मैंने बहुत सारे किताबों में सुना है कि शिवाजी एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने केवल अपने लोगों, अपने ही राज्य के लिए किया, कि अपने राज्य के लिए लड़ाई किया, भारत के लिए कुछ नहीं किया, भारत के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों से मेरा पहला यही प्रश्न है कि कोई भी वीर व्यक्ति, कोई भी नैतिक व्यक्ति, कोई भी पराक्रमी व्यक्ति, कोई भी शौर्य व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक एक व्यक्ति के लिए किया हो। वह व्यक्ति अपने आचरण, अपने विचार, अपने शौर्य से लोगों के गौरव का एक प्रतीक बन जाता है, और वही प्रतीक, उसके विचार, उसके कार्य, उसके आदर्श लोगों को युग युगांतर तक
प्रभावित करते रहते हैं, उनको मार्गदर्शित करते हैं, उनको निर्देशित करते रहते हैं और उन्हीं के मार्ग पर चल के व्यक्ति युग युगांतर तक सफलता प्राप्त करता रहता है। इस रूप में एक स्वाभिमान के रूप में, एक शौर्य के रूप में शिवाजी हमारे लिए हमेशा आदर्श रहेंगे। उस मध्यकालीन अनैतिक वातावरण में जहां युद्ध में जीत ही एकमात्र लक्ष्य हुआ करता था, शिवाजी ने अपने नैतिक गुणों से, शिवाजी ने अपने आदर्श से बार बार लोगों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। यही कारण है वे बन जाते हैं भारत के महानायक। ठीक है, आज मैंने अपने इस लेक्चर में भारत के एक मध्यकालीन महानायक के बारे में, मां भारती के एक वीर सपूत के बारे में, शिवाजी के बारे में कथा सुनाया। नेक्स्ट वीडियो में एक नए महानायक के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।